हाय एवरीवन। अरस्तू के विचार को हम देख रहे हैं, जिसमें हमने अरस्तू की दास्ता संबंधी विचार क्या है, राज्य संबंधी विचार क्या है, न्यायिक विषय का अवधारणा क्या है उनकी, और अब हम उनके क्रांति संबंधी विचार के बारे में जानेंगे। क्रांति संबंधी विचार, उनका क्रांति से क्या अभिप्राय है और क्रांति के क्या कारण उन्होंने बताया है, इसके बारे में जानेंगे। क्योंकि हम जान रहे हैं कि ये यूनान यानी एथेंस के राजनीतिक के रूप में जाने जाते हैं। हालांकि उनका जन्म एथेंस में नहीं हुआ था, मकदूनिया में हुआ था। तो यूनानी नगर राज्यों के जीवन की सबसे प्रमुख विशेषता उनकी राजनीति का अस्थिरता थी। अरस्तु ने स्वयं इस राजनीति का अस्थिरता के दुष्परिणाम देखे थे और अतः उसने ये जो अस्थिरता थी, जिसे उसने क्रांति का नाम दिया और इसको दूर करने के उपाय सुझाने का भी निश्चय किया। तो जो पॉलिटिक्स है, इनकी बहुत ही फेमस कृति है। उसके साथ उस पॉलिटिक्स की जो 7वीं पुस्तक में उसने राज्य क्रांति और संविधान में परिवर्तन लाने वाले कारणों पे प्रकाश डाला है। और दूसरी पुस्तक में उसने इन उपायों को भी सुझाया है जिनके आधार पर क्रांति का प्रतिकार किया जा सकता है। अरस्तु ने क्रांति, उसके कारण और प्रतिकारों के उपायों की विवेचना ऐतिहासिक अध्ययन, पर्यवेक्षण के आधार पर किया है। यानी उसने 158 देशों के संविधानों का अध्ययन करने के बाद परिपक्व राजनीतिक बुद्धिमत्ता के आधार पर विवेचन ये सारा प्रस्तुत किया है। यानी क्रांति का अभिप्राय अरस्तु यह कहता है, यानी अरस्तु के द्वारा क्रांति शब्द का प्रयोग फ्रेंच क्रांति यानी साम्यवादी क्रांति के अर्थ में नहीं किया गया है, वरन उसके अनुसार राज्य, संविधान या शासन सत्ता में होने वाला प्रत्येक परिवर्तन क्रांति है। अरस्तु के अनुसार क्रांति के कुछ प्रकार हो सकते हैं जिसको उन्होंने बताया है। पहला उन्होंने यह कहा कि पहले से स्थापित किसी शासन व्यवस्था के स्थान पर दूसरी शासन व्यवस्था स्थापित करना, जैसे जनतंत्र के स्थान पर धनिक तंत्र या धनिक तंत्र के स्थान पर जनतंत्र स्थापित करना, ये पहला उन्होंने क्रांति का एक रूप बताया। दूसरा उन्होंने यह कहा कि क्रांति किसी शासन व्यवस्था के मूल रूप को बदलने के लिए नहीं, किंतु उसके आधारभूत तत्व की मात्रा को परिवर्तित करने के लिए होती है, जैसे जनतंत्र को अधिक या कम जनतंत्रात्मक बनाना। तीसरा जो इनका प्रमुख रूप है क्रांति का, वो बताते हैं कि यदि शासन व्यवस्था के स्वरूप को अपरिवर्तित रखते हुए शासन करने वाले व्यक्तियों में कोई परिवर्तन होता है तो वह भी क्रांति का एक रूप ही है। यानी विशेष बात यह है कि एक देश का शासक वर्ग में जो परिवर्तन होता है, चाहे उन परिवर्तनों में शासन व्यवस्था का मूल रूप से अप्रभावित रहे, परंतु यदि शासक वर्ग परिवर्तित हो जाए तो अरस्तु उसे क्रांति की संज्ञा देता है। और इसके क्रांति के कारणों को भी उसने बताया है, सामान्य कारण और दूसरा विशेष कारण। सामान्य कारण में उन्होंने असमानता और अन्याय को माना है। उन्होंने कहा कि असमानता क्रांति का सर्वप्रथम कारण है। व्यक्ति की असमानता का अंत कर समानता की प्राप्ति के लिए लालसा है। यानी समानता के 2 रूप उन्होंने बताया, एक पूर्ण समानता, दूसरा आनुपातिक समानता। यानी सर्वसाधारण जनता पूर्ण समानता में विश्वास करती है और यह महसूस करती है कि शासकों के समान होने के अतिरिक्त भी इसका उचित अधिकार हमें नहीं मिल रहा है। यानी आनुपातिक समानता का अर्थ योग्यता संबंधी समानता से है, जबकि हमने देखा पूर्ण समानता को उन्होंने साधारण जनता से लिया, उसके विश्वास से लिया। वे कहते हैं कि विशेष वर्ग आनुपातिक समानता की मांग करते हुए यह महसूस करता है कि धन तथा योग्यता और अन्य बातों की श्रेष्ठता के अनुपात में उन्हें राजनीतिक शक्ति में अधिक भाग नहीं मिल रहा है। यानी पूर्ण और आनुपातिक समानता के इस पारस्परिक अवरोध को परिणाम क्रांति के रूप से ही प्रकट होता है। अरस्तु ये कहता है कि छोटे व्यक्ति बराबर होने के लिए विद्रोही बना करते हैं और बराबर स्थिति वाले बड़े बनने के लिए यही वो मनोदशा है जिससे क्रांतिकारियों की उत्पत्ति होती है। यानी छोटा बड़ा होना चाहता है और बड़ा छोटा होना चाहता है, बड़ा और उससे भी अधिक की लालसा रखता है। अन्याय भी इसमें इन्होंने सामान्य कारण में माना क्रांति का। यानी अन्याय क्रांति का मूलभूत कारण है। यदि एक वर्ग को जितना वह पाने का अधिकारी है उससे कम मिलता है तो दूसरे वर्ग को जितना उसे मिलना चाहिए उससे अधिक मिलता है,
तो इससे क्या असंतोष उदय हो जाता है, और जब असंतोष जो है यह क्रांति को जन्म देती है, क्योंकि न्याय और मित्रता राज्य के नैतिक आधार है, और इसीलिए अन्याय और दुर्भावना असंतोष और अस्थिरता के सबसे बड़े कारण है। विशेष कारणों में इन्होंने लाभ की लालसा बताया, घृणा, भय और विदेशी एवं विजातीय तत्व की बात की। धृष्टता और लाभ की लालसा, जब शासक वर्ग जो है धृष्टता के वशीभूत होकर जनता के हितों को परवाह किए बिना अनुचित रूप से धन संग्रह करने लगता है, तब उस शासन प्रणाली या शासक वर्ग के विरुद्ध जनता विद्रोह कर देती है। सम्मान की लालसा भी होती है, यानी जब शासक किसी व्यक्ति की योग्यता के बिना सम्मानित करता है या बिना कारण के किसी को अपमानित करता है तो जनता रुष्ट होकर विद्रोह कर देती है। घृणा कैसे क्रांति को जन्म देती है, जैसे एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि धनिक वर्ग में जब धनिक शासक वर्ग बहुसंख्यक है किंतु अधिकार वंचित दरिद्र जनता को तिरस्कार की दृष्टि से देखता है तो ऐसी स्थिति में जनता विद्रोह कर देती है। भय जो है, यह भय दो प्रकार से व्यक्तियों को क्रांति के लिए प्रेरित करती है। पहला ये कि अपराध से बचने के लिए और अन्याय के प्रतिकार करने के लिए। जैसे हम देखते हैं कि रोडस टापू के राज्य में जनता वहाँ के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों के पर अभियोग चलाने की धमकियाँ दे रही थी, जिससे बचने के लिए उन्होंने जनशासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। क्षुद्र घटनाएं भी होती रहती। विदेशी या विजातीय तत्व कैसे क्रांति का कारण बनती है, यानी यदि राज्यों में रहने वाले विजातीय तत्वों को भावनात्मक एकीकरण न हुआ तो राज्य में सदैव ही क्रांति की आशंका बनी रहती, क्योंकि ये जो विजातीय तत्व हैं या विदेशी शत्रुओं के साथ मिलकर राज्य के लिए संकट खड़ा कर देते हैं। तो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से अरस्तु ने क्रांति की जो अवधारणा है और क्रांति के कारणों को बताने का प्रयास किया। विशेष कारण में वो ये भी मानते हैं कि परस्पर विरोधी वर्गों के कारण भी, इसके लिए उन्होंने क्रांति संबंधी कुछ उपाय भी बताए प्रतिकार के लिए। उन्होंने कहा कि शासक और शासित में सद्भावनापूर्ण संबंध हो, नागरिकों को संविधान की भावना के अनुरूप शिक्षित किया जाए, कानून का पालन कराया जाए। राज्य के अस्थायित्व के लिए यह आवश्यक भी है कि कानून का पालन व्यक्तियों के स्वभाव का एक अंग बन जाए। राजनीतिक सत्ता पर एकाधिकार नहीं हो, भ्रष्टाचार रहित शासन हो, यानी भ्रष्ट शासन अनिवार्य रूप से क्रांति को जन्म देता है। इसीलिए वो कहते हैं कि शासन भ्रष्टाचार रहित होना चाहिए और पदाधिकारियों का व्यवहार एवं आचरण संदेश रहित होना चाहिए। यह भी ये मानते हैं कि विभिन्न वर्गों में संतुलन रहे, विदेशियों की उच्च पदों पर नियुक्ति नहीं हो, ना बाहरी आक्रमण का भय खड़ा करना होता है, क्योंकि अरस्तु का यह एक बड़ा उपाय है। यह स्पष्ट है कि शासक वर्ग के द्वारा नागरिकों के सामने सदैव ही बाहरी आक्रमण का भय खड़ा किया जाना चाहिए, यानी जो ये भय का आधार है नागरिकों के आंतरिक विरोधों को शांत कर देती है, जिससे उनके अंदर एकता और देशभक्ति की भावना का संचार होता है। तो इनका यहाँ सकारात्मक पक्ष में है कि जिससे इन्होंने कहा, अरस्तु ने अपनी जो इनकी फेमस बुक है पॉलिटिक्स में उन्होंने यह भी बताने की कोशिश की जिस शासक को राज्य की सुरक्षा की चिंता होती है उसे बाहरी खतरों का आविष्कार करना चाहिए, यानी बाहरी खतरे जब रहेंगे तो कहते हैं कि दूर के खतरों को निकट लाना चाहिए, जिससे नागरिक रात्रि को पहरेदारी के बाद सचेत और चेतन रहें और उनका ध्यान कभी भी विचलित ना हो। तो हमने देखा कि उन्होंने क्रांति से संबंधित किस तरीके से क्रांति के कारण बताए और क्रांति के प्रतिकार के लिए भी बातें बताई। तो हम अरस्तु के बारे में जान रहे थे, अरस्तु के क्रांति संबंधी विचार को हमने जाना। थैंक यू।